नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ यू विल सेट द कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज जो आप अपनी टेबल डेफिनेशन में सेट करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूं, वो है आपका प्राइमरी की। अभी प्राइमरी की में क्या होता है कि प्राइमरी की जब आप लगाते हो तो प्राइमरी की इंडिकेट करती है कि यू कांट स्किप इट्स वैल्यू, आप इस कॉलम की वैल्यू स्किप नहीं कर सकते, एक रेस्ट्रिक्शन हो गई। और आप इस कॉलम में डुप्लीकेसी भी नहीं कर सकते, ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन हो गई। तो ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सब आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने की फैसिलिटी देते हैं, दैट यू कैन अप्लाई सम रेस्ट्रिक्शंस, सम कंडीशंस, सम क्राइटेरिया यू कैन सेट इन योर table definition, and according to which your records will be accepted in table। तो आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो इन कंस्टेंट जो कंडीशन है, जो भी आप कंस्टेंट्स अप्लाई करोगे, इनके अकॉर्डिंग ही आपकी जो वैल्यूज होंगी वो एक्सेप्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने प्राइमरी की में अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू अगर एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट अगर आप यूनिक वैल्यू अगर एंटर करते चलोगे तो वो एक्सेप्ट करता जाएगा। तो आपको जो भी डेटा आप यहाँ पे एंटर करोगे वो आपके कंस्ट्रेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ 6 कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से? एक नॉट नल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की कंस्टेंट है और फॉरेन की कंस्टेंट है। ये सारे कंस्टेंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन आफ्टर द अदर। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी की कंस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी की से स्टार्ट करते हैं। कंस्टेंट क्लियर हो गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्टेंट? कंस्टेंट इज सम क्राइटेरिया, सम रेस्ट्रिक्शन, सम कंडीशन दैट यू कैन सेट अलोंग विद योर टेबल डेफिनेशन। तो जब हम लोग टेबल को डिफाइन करते हैं तब हम लोग ये सारे कंस्टेंट को सेट करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की कब लगाते हैं? जब हम लोग टेबल का डेटा टाइप, टेबल की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग लिख रहे होते हैं, जब हम टेबल को डिफाइन कर रहे होते हैं तब हम लोग ये कंस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी की कंस्टेंट। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं और फिर से चलते हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अ न्यू टेबल। आपको एक नई टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एसक्यूएल में आते हैं एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू टेबल विद प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेबल और मैंने यहाँ पे लगा दिया 10th B प्राइमरी की। ठीक है ना, प्राइमरी की के नाम से याद रहेगा। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दी। कुछ मैंने जैसे एक एडमिशन नंबर रखा इंटीजर, और इसके आगे मैंने लगा दिया प्राइमरी की। सिर्फ इसके आगे मैंने लिख दिया प्राइमरी की और कॉमा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा नेम जो कि कैर टाइप है, 20 लिखा, कॉमा, एक मार्क्स लिख दिया जो कि इंटीजर टाइप है। बस इतना ही लिखते हैं और इतना लिखने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो लेट्स सी कि ये टेबल आपकी प्राइमरी की के संग क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी कि यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब यहां पर आकर इंसर्ट क्वेरी रन करते हैं। इंसर्ट एंड वी विल ट्राई टू इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू और वी विल ट्राई टू स्किप इट्स वैल्यू। प्राइमरी की वैल्यू को स्किप करने की कोशिश करेंगे जो कि अलाउड नहीं होता, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर करने की कोशिश करेंगे जो कि अलाउड नहीं होता। तो दोनों के लिए वो आपको एरर मैसेज दे देगा कि दिस टाइप ऑफ एंट्रीज, डुप्लीकेट एंट्रीज और नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन प्राइमरी की कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10th B और प्राइमरी की, इंसर्ट इनटू 10th B प्राइमरी की। ये मैंने नई टेबल बनाई है, उसमें मैंने वैल्यूज डाली डायरेक्ट। क्या क्या वैल्यूज हैं? 101, कॉमा, एक नेम ले लेते हैं दीपक, कॉमा, और एक मार्क्स ले लेते हैं 89। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको इंसर्ट करके दे देगा। मैंने एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन यू विल एग्जीक्यूट द सेम कमांड विद सेम वैल्यूज which is containing duplicate entry in primary key column 101, तो अगर आप यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू 101 को फिर से अगर 101 को अगर आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो वो देखिए आपको एरर मैसेज क्या दे रहा है। देखिए, एग्जीक्यूट किया,
वो कह रहा है वायलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट, यानी कि आप यहाँ पर जो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए किसमें, एडमिशन नंबर कॉलम में, आप उसको वायलेट कर रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट, वो आपको एंटर नहीं करने देगा डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, तो चेंज करके करते हैं। अब क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा काम करते हैं। उसने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज तो एंटर नहीं करनी थी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नल वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वो आपसे बोल रहा है अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इन अ नॉन नलेबल कॉलम। ये आपका नॉन नलेबल कॉलम है, यानी कि इस कॉलम में नल वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉन नलेबल, आप इसे नल नहीं छोड़ सकते। कौन सा कॉलम है, एडमिशन नंबर, वो आपको बता भी रहा है किस टेबल का है, 10th B_P के टेबल का है। तो ना तो आप इसमें नल इंसर्ट कर पा रहे हो और ना ही आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर पा रहे हो। एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट कंस्ट्रेंट वी हैव लर्न, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो ये पहला कंस्ट्रेंट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से इसे ओपन कर कर के क्या हमारा जो डेटा है वो हमारा, या क्या टेबल हमारी क्रिएट हुई है बेस के अंदर, अपडेट करके देख लेते हैं। तो 10th B_P के नाम से हमारी टेबल बनी होगी। ये देखिए ये रही, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड्स दो एंटर कर दिए। एक 101 एक्सेप्ट किया और 101 दोबारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो 102 चेंज होकर एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नॉट नल अप्लाई। ठीक है ना, नॉट नल अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलते हैं और एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, न्यू 2 के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा एक एडमिशन नंबर इंटीजर, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया नॉट नल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब आप इस कॉलम की एंट्रीज को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एम्प्टी जो एंट्री होती है उसमें वो नल एक्सेप्ट करता है बाय डिफॉल्ट। जो नल होता है वो आपकी लीगल एम्प्टी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अब हम काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो बस इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इतना सिर्फ काम करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये काम कर गया। इसका मतलब ये होगा कि नाउ व्हेन यू विल ट्राई टू लीव दिस कॉलम एज एम्प्टी, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो, अनलाइक प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज भी एंटर नहीं होती है, नॉट नल भी एक्सेप्ट नहीं होता है। बट इन केस ऑफ नॉट नल कंस्टेंट, आप नॉट नल के केस में आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, बट एम्प्टी वैल्यूज जो होंगी आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते, बट डुप्लीकेट वैल्यूज जो होंगी वो आपकी एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा अब हम लोग इतना कर सकते हैं कि इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू न्यू 2 वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज में हम लोगों ने एंटर कर दिया 101 एज एडमिशन नंबर, और एक हम लोगों ने नेम एंटर कर दिया राज। ठीक है, ऊपर से डिलीट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई कमांड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर इसी कमांड को री एग्जीक्यूट करूं तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। देखिए यहाँ पर फिर से ये एग्जीक्यूट कर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, बट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें एक बार नल वैल्यू और एंटर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए इसमें एरर दे रहा है, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू अ नॉन नलेबल कॉलम, क्योंकि आपने इसमें नॉट नल कंस्टेंट लगा रखा है, तो यू कांट लीव इट एम्प्टी, आप इसमें नल एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? गुड। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कंस्टेंट देखते हैं, नॉट नल के बाद डिफॉल्ट कंस्टेंट देखते हैं कि हाउ यू कैन यूज डिफॉल्ट कंस्टेंट। तो उसके लिए एक और नई टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू विल ट्राई टू अप्लाई कंस्टेंट यू नीड टू डू चेंजेस इन डेफिनेशन। तो या तो आप ऑल्टर कर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपकी टेबल पहले से एग्जिस्ट करती है तो आप ऑल्टर कर भी कर सकते हैं, या फिर आपको फिर एक न्यू टेबल क्रिएट करते वक्त आप कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काम आपका डेफिनेशन में ही होगा।
तो चलिए अभी लिख लेते हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं अब new3 के नाम से। शायद अभी हम लोगों ने new2 क्रिएट की थे, तो new3 के नाम से बना लेते हैं एक न्यू डेफिनेशन, एक नई टेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लिखा था एडमिशन नंबर और इंटीजर, और इंटीजर के साथ हम लोगों ने नॉटनल अप्लाई कर रखा था। तो चलिए दोनों चीजें अप्लाई करके देखते हैं, नॉटनल भी लगा देते हैं कंस्टेंट, और इसके बाद हम लोगों ने नेम लिखा था 20, और इसके बाद में यहाँ पर एक मार्क्स लिख देता हूँ, और मार्क्स की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और उसके साथ उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने सेट कर दी है 20। अभी क्या होगा, जैसे हम लोगों ने डिजाइन व्यू में या हम लोगों ने उसमें किया था विजार्ड के थ्रू, हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू सिटी की सेट की थी, कोई एक पर्टिकुलर सिटी हमने सेट कर दिया था। तो व्हेनेवर यू विल मेक एनी एंट्री, तो उसमें क्या होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू कॉलम की वैल्यू अगर आप नहीं एंटर करेंगे तो वो डिफॉल्ट को ही एक्सेप्ट करता है। अब क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो मार्क्स एज 0 एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रन कर गई है क्वेरी प्रॉपरली। तो अब यहाँ पर इंसर्ट करके देखते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू और new3 वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने यहाँ पर सबसे पहले 101 कॉमा, अब तो ये नई टेबल है, 101 दोबारा से नई टेबल में एंट्री करना है, और फिर यहाँ पर दे देते हैं रवि, और यहाँ पर वैल्यू हम लोग दे देते हैं 10, पहले 10 दे देते हैं एक बार। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ ये होता है कि आप यहाँ पर अगर डिफॉल्ट वैल्यूज को यहाँ पे कॉलम्स के नेम भी दे देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यूज को स्किप भी करना होगा। ठीक है, तो कॉलम का नाम हम लोगों ने यूज किया है एडमिशन नंबर, ऊपर से देख सकते हैं, और नेम ले लेते हैं, और साथ में ले लेते हैं एक मार्क्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू के संग ये होता है कि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वही डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर आप नहीं एंटर करना चाहते तो अभी मैंने 10 एंटर किया है तो वो 10 एक्सेप्ट करेगा। इफ यू विल नॉट एंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स कॉलम, तो इट विल एक्सेप्ट 0 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, मार्क्स को स्किप कर देता हूं, तो मार्क्स कॉलम में 0 जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई। इसे ओपन करके देखते हैं कि ये किस तरह से आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो दोबारा से बेस ओपन करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, जो आपने new2 और new3 के नाम से जो टेबल बनाई है उनको देखने के लिए। ठीक है, तो टेबल्स में आते हैं, और यहाँ पर new3 के नाम से हम लोगों ने टेबल ओपन करके देखी, तो देखिए सेकंड वाले कॉलम में, अगर आप सेकंड वाले रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं एंटर किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने 0 एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। गुड, क्योंकि डिफॉल्ट और ये किस तरह से काम करते हैं ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट क्वेरी में इसको किस तरह से अप्लाई करना है दैट वी आर डूइंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, फिर से चलते हैं, और नॉट नल डिफॉल्ट के बाद अब हम लोग यूनिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यूनिक कांस्टेंट में क्या होता है, तो देखिए यूनिक कांस्टेंट हम जिसमें अप्लाई करेंगे जिस कॉलम पर, उस कॉलम में आप कोई भी वैल्यू पर डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बट यू कैन लेफ्ट इट एम्प्टी, आप उसको खाली छोड़ सकते हो। आप उसमें नल वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट वहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी। तो एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं हाउ यू कैन क्रिएट यूनिक कंस्टेंट, हाउ यू कैन अप्लाई यूनिक कंस्टेंट। तो यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं new5 के नाम से, यहाँ पर एक एडमिशन नंबर अप्लाई कर लेते हैं इंटीजर, और एडमिशन नंबर पर यूनिक अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे यूनिक अप्लाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे हम लोगों ने चेक कंस्टेंट अप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे यूनिक कंस्टेंट भी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूनिक, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडमिशन नंबर। ठीक है, इतना करते हैं। तो वी हैव ओनली 2 कॉलम्स, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं, सिर्फ 2 ही आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, एक आपका एडमिशन नंबर है और दूसरा नेम है।
और बाकी जो थर्ड लाइन है ये सिर्फ आपके कंस्टेंट अप्लाई कर रही है, ये कोई कॉलम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि कॉलम तो आपका पहले से क्रिएटेड है एडमिशन नंबर के नाम पर और उसी पे आपने यूनिक कंस्टेंट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो लिखने का सिर्फ तरीका डिफरेंट है, बाकी यूनिक कंस्टेंट आपका प्रॉपर्ली एक बार रन कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है। अब इसको एक बार इंसर्ट कर देखते हैं कि ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो न्यू 5 में इंसर्ट करते हैं एंड ओनली 2 कॉलम्स वी हैव, वन इज एडमिशन नंबर, अदर वन इज नेम। इसमें वैल्यूज एंटर कर देखते हैं, तो यहाँ पर 101 एंटर कर लेते हैं और रवि एंटर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक सेकंड, इंसर्ट डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो यूनिक के केस में यहाँ पर वैल्यू आपकी यूनिक रहनी चाहिए, वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो इफ यू विल रन द सेम कमांड अगेन विद एडमिशन नंबर 101 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूशन ऑफ यूनिक कंस्टेंट डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हुई है एडमिशन नंबर कॉलम में, वो आपको ये भी बता रहा है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार नल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या नल एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली नल वहां पर एक्सेप्ट कर लेगा। तो यूनिक कंस्टेंट के केस में उस कॉलम में जहां पे आपने यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करा है किया हुआ है वहां पे वो नल तो एक्सेप्ट करेगा, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि वैल्यू में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, बट नल एक्सेप्ट वो कर लेगा। अब नॉट नल के बाद चेक ट्राई करके देखते हैं, क्रिएट टेबल न्यू 5 के नाम से बनाते हैं या न्यू 4 के नाम से बनाते हैं, चलिए न्यू 5 रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करते हैं सिंपल एक नेम कैरेक्टर 20, एक लगाते हैं हम लोग रोल नंबर इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर चेक कंस्टेंट लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप नीचे आकर यहाँ पर अप्लाई करेंगे चेक और रोल नंबर की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया है कि जो भी आप रोल नंबर एंटर करेंगे इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मींस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट इट मस्ट स्टार्ट विद 1, ठीक है। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे आकर आप लोग लिखेंगे, सेम लाइन में अप्लाई करेंगे तो मे बी वो आपका एक्सेप्ट ना भी करे, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, इट इज वर्किंग परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर एंट्री करेंगे रोल नंबर की लेस देन 0 और 0 भी अगर आप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रोल नंबर एटलीस्ट 1 से स्टार्ट तो होता ही है, 0 तो किसी का रोल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एंट्री करके देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू न्यू 5 और वैल्यूज, सबसे पहले नेम, उसके बाद रोल नंबर देखिए मैंने यहाँ पर दिया है 12, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 12 अगर देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉलम्स तो 2 ही हैं, एक नेम है और एक रोल नंबर और एक आपका रोल नंबर है, बाकी नीचे जो थर्ड जो लाइन है वो आपके रोल नंबर पर अप्लाइड कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट है, तो ये आपका कोई कॉलम नहीं है, तो सिर्फ 2 ही कॉलम है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो 6 चलाकर देखते हैं। अच्छा नहीं, ये तो ठीक है, इसमें टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट न्यू 5 इन स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा ना, तभी वो रन करेगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, बट इफ यू विल ट्राई टू गिव वैल्यू 0 तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए वो बोल रहा है चेक कंस्टेंट वायलेट कर रहा है, यानी कि चेक कंस्टेंट को आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इफ यू विल ट्राई टू इंसर्ट एनी वैल्यू लेस देन 1 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर -2 भी अगर दे देते हैं तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेम एरर मैसेज यू विल गेट, ठीक है। तो चेक कंस्टेंट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, चेक कंस्टेंट में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू कर चुके हैं, डिफॉल्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं, और अब करते हैं हम लोग ट्राई
कंपोजिट प्राइमरी की कैसे बनानी है। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की बेसिकली हम लोग बनाते हैं व्हेन सिंगल कॉलम इज नॉट सफिशिएंट टू गिव अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। तो अगर आपके टेबल में कुछ इस तरह की एंट्रीज हैं जिनकी वजह से आप किसी भी कॉलम सिंगल कॉलम पे अगर आप प्राइमरी की लगाते हो तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसमें कभी भी रिपीटेशन होने के चांसेस हैं। तो फॉर श्योरिटी यू कैन कंसीडर मोर देन वन कॉलम फॉर प्राइमरी की। तो आप प्राइमरी की में अगर एक से ज्यादा कॉलम कंसीडर करते हैं तो उस केस में वो फिर आपको प्राइमरी की यूनिक वैल्यू देने में हेल्पफुल रहेगा, आपको दे देता है यूनिक वैल्यू, और उस केस में फिर उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हैविंग मोर देन वन कॉलम इन कॉम्बिनेशन, तो इट बिकम्स कंपोजिट प्राइमरी की। तो एक बार देख लेते हैं कंपोजिट प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनाने के लिए एक बार फिर से करते हैं क्रिएट टेबल, और यहाँ पे लगा देते हैं इस बार new6 के नाम से एक टेबल बनाते हैं, new6 के नाम से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक बार यूजर नेम और डोमेन नेम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें जो स्टूडेंट्स की आईडीज हैं वो जीमेल पर है, तो जीमेल तो या जीमेल या रेडिफ मेल या आपका एक सेकेंड, या तो जीमेल या रेडिफ मेल या फिर आपका हॉटमेल, ये तो सारे आपके डोमेन हो जाते हैं। उससे पहले जो भी यूजर अपने नाम से आईडी बनाता है, मेल आईडी बनाता है, वो उसको हम लोग यूजर नेम बोलते हैं। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग बना सकते हैं एक कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि अगर आपका यूजर नेम रिपीट होगा तो वहां पर डोमेन नेम डिफरेंट होना ही चाहिए, है ना। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, अगर कोई रवि है तो रवि की अगर आईडी जीमेल पर है तो रवि @gmail अगर एक्सेप्ट हो गया है तो रवि @gmail दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर एक और नाम अगर किसी ने बना रखा है रवि के नाम से, अगर कोई बनाना चाहता है तो उसकी जीमेल पर नहीं बनेगी, या तो उसे डोमेन चेंज करना पड़ेगा, किसी और डोमेन पे बनाए, रेडिफ पे बनाए या हॉटमेल पे बनाए, या फिर उसको अपना यूजर नेम चेंज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों चीजों को मिलाकर आपको यूनिक वैल्यू मिलनी जरूरी है। तो रिपीटेशन कुड बी डन ईदर इन यूजर नेम इंडिविजुअली या फिर डोमेन नेम में रिपीटेशन हो सकता है, बट दोनों में रिपीटेशन एक साथ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो दो ऐसे कॉलम्स या तीन ऐसे कॉलम्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जिनको यूज कर कर हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक यूजर नेम और एक ले लिया है मैंने डोमेन नेम, ठीक है ना। तो डोमेन नेम में भी मैंने यहाँ पर इस तरह से 20 रख दिया है, और साथ में आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आपने कुछ और अदर फील्ड्स हैं आपके पास, जैसे नेम है, एज है, इंटीजर। अब आप यहाँ पे इसमें जो चेक कंस्टेंट लगाएंगे, जो प्राइमरी की कंस्टेंट लगाएंगे, वो आप कहाँ पे लगाएंगे, वो आप लगाएंगे एट द एंड ऑफ ऑल कॉलम डेफिनेशन। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारी कॉलम को डिफाइन कर दिया। तो जिस तरह से हम लोगों ने चेक लास्ट में अप्लाई किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की को जब हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको लास्ट में अप्लाई करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्राइमरी की और ब्रैकेट में वो सारे कॉलम्स लिखेंगे जिनको हमें कंपोजिट प्राइमरी की में इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डोमेन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों मिलाकर मैंने एक प्राइमरी की बनाई है, एंड दिस इज कॉल्ड टेबल कंस्ट्रेंट। देखिए, एक होता है कॉलम कंस्ट्रेंट और एक होता है टेबल कंस्ट्रेंट। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल कॉलम पर अगर आप कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने किया था चेक कंस्ट्रेंट किया था, जैसे अभी हम लोगों ने नॉट नल कंस्ट्रेंट किया था, प्राइमरी की एक इंडिविजुअल कॉलम पे अप्लाई किया था। तो एक एक कॉलम पे अगर आप कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो इसे हम लोग कॉल करते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट। और अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को कंसीडर करके कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टेबल कंस्ट्रेंट। इतनी बात क्लियर है। और बेसिकली और यूजुअली अगर मैं बोलूं तो जो आपके टेबल कंस्टेंट होते हैं वो एट द एंड ऑफ ऑल कॉलम डेफिनेशंस ही लिखे जाते हैं। तो ये जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके टेबल के दो कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसे हम लोग टेबल कंस्टेंट कॉल करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ लिख देता हूं
या नेम के आगे या एज के आगे अगर मैं लगा देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, या कोई चेक कंस्टेंट लगा देता हूँ, या प्राइमरी की कंस्टेंट, या नॉट नल, या यूनिक, तो वो सारे आपके कॉलम कांस्टेंट कॉल किए जाते हैं। तो इंडिविजुअल कॉलम पे अगर कोई कंस्टेंट अप्लाई हो रहा है तो कॉलम कांस्टेंट, अगर मल्टीपल कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में कोई कंस्टेंट काम कर रहा है तो टेबल कंस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब यहाँ पर बस एक बार वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं कि वैल्यू किस तरह से इंसर्ट हो रही है। इंसर्ट इनटू न्यू 6, ठीक है ना, न्यू 6, और यहाँ पर यूजर नेम कॉमा डोमेन नेम कॉमा नेम। ठीक है, वैसे तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप वैसे भी डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया है जस्ट टू रिमेंबर ऑल द कॉलम नेम। ठीक है, अब मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, और यूजर नेम में, एक सेकंड, यूजर नेम की स्पेलिंग, डोमेन नेम, नेम और एज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यूजर नेम में लिखा रवि। ठीक है, तो ये इसका यूजर नेम हो गया, और इसको मैंने डोमेन दिया है अभी gmail.com। क्लियर? इसके बाद रवि कुमार, इसका पूरा नाम हो गया रवि कुमार। इस एंट्री में पूरा नेम स्पेसिफाई कर दिया रवि कुमार, और उसके बाद उसकी एज दे दी 23। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रवि1 के नाम से, ravi1@gmail.com। ठीक है, ये है आपके रवि कुमार की जगह रवि सिंह। ठीक है, यहाँ पे ये रवि सिंह कर देते हैं। फाइन, तो रवि1 मैंने चेंज कर दिया, यानी यूजर नेम में मैंने चेंजेस किए हैं, डोमेन नेम आपका सेम है, तो ये एग्जीक्यूट करोगे तो ये सक्सेसफुली काम कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे फिर से अगर रवि और जीमेल को अगर आप कंसीडर करोगे तो इन दोनों को मिलाकर आपकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, जो कि दोनों ही रिपीट हो रही है। तो दोनों में अगर रिपीटेशन होगा तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द एंट्री। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए वो बोल रहा है वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, जो कि डुप्लीकेट वैल्यू है फॉर कॉलम यूजर नेम एंड डोमेन नेम मिलाकर आपको यूनिक वैल्यू देनी चाहिए, अब वो नहीं हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे रवि अगर देना चाहते हो तो आपको फिर अपनी आईडी किसी और में बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ hotmail.com। ठीक है, अब मैंने हॉटमेल पर रवि को इस बार जीमेल पे ना रखकर हॉटमेल पे रखा है। तो इधर यू कैन डू रिपीटेशन इधर इन यूजर नेम और इन डोमेन नेम, बट दोनों में रिपीटेशन, दोनों में एक साथ रिपीटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी डोमेन चेंज किया तो यहाँ पर कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो या तो यूजर नेम चेंज करो या डोमेन नेम चेंज करो, दोनों को मिलाकर यूनिक वैल्यू बननी चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है तो बेटा यू कैन आस्क और यू कैन रेज योर थंब। ठीक है, तो अभी हमारा एक लास्ट कंस्ट्रेंट रह गया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी की के बाद हमारे फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक बार रह गया है। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए फॉरेन की के लिए एक बार सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग किन दो टेबल्स को हम लोग मर्ज करना चाहते हैं, या किस कॉमन कॉलम के बेस पे हम लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या रिलेशनशिप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग टेबल्स को किस तरह से बनाने वाले हैं, और फिर वही हम लोग पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना, वही जो हम लोग डिसाइड करेंगे वही हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर, चलिए स्टूडेंट की ही बात कर लेते हैं। एक एडमिशन नंबर ले लिया है और एडमिशन नंबर को मैंने ले लिया है इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर, एक एडमिशन नंबर ले लिया, एक नेम ले लिया, कैरेक्टर। ठीक है, बट मैं ये आपको बताऊंगा उसके थ्रू, कमांड्स के थ्रू। मैं अभी बस स्ट्रक्चर को मैं डिसाइड कर रहा हूं कि व्हाट स्ट्रक्चर वी विल फॉलो। तो एक एडमिशन नंबर और नेम ले लेते हैं यहाँ पर, और एक और दूसरी टेबल बनाएंगे, एक और दूसरी टेबल बनाते हैं, न्यू कर लेते हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो आपकी टेबल होगी ये आपकी स्टूडेंट के नाम से टेबल बनेगी, और इसमें हम लोग रखेंगे एडमिशन नंबर और नेम। ठीक है, अब एक और दूसरी टेबल देखते हैं,
तो ये रख लेते हैं बुक्स के नाम से, तो एक रख लेते हैं बुक आईडी जो कि इंटीजर हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। एक बुक नेम हो जाता है जो कि कैरेक्टर टेक्स्ट हो सकता है, और एक बार यहाँ पे एडमिशन नंबर फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे रिपीट? क्योंकि इसी कॉमन कॉलम के बेस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग फॉलो करने वाले। इस टेबल का नाम हम रखेंगे बुक टेबल, और जो पहली टेबल थी उसका नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोनों टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप सेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप एक रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं, और जब रिलेशनशिप सेट होती है तभी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है, दिखता है, ठीक है ना। वहीं पर इंट्रोड्यूस होता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो शुरू करें। अभी ये क्लियर हो गया कि टेबल हम लोग कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं और किस कॉलम, किस कॉमन कॉलम के बेस पे हम लोग रिलेशनशिप सेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टूल्स में चलते हैं और एसक्यूएल में आते हैं, और यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट के नाम से पहले टेबल है, तो स्टूडेंट 1 के नाम से टेबल बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रख लेते हैं एक एडमिशन नंबर, जिसे हम लोगों ने इंटीजर भी रखा है, और साथ में इसकी प्राइमरी की भी सेट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो रिलेशनशिप बनती है वो यूजुअली हम लोग प्राइमरी की के बेस पर ही कॉलम को लिंक करते हैं। तो ये कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने नेम रखा कैर, और 20 कैरेक्टर्स का नाम रखा। बाकी आप और एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, बट उनका कोई मीनिंग है नहीं, मतलब वो अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसके बेस पे हम लोग रिलेशनशिप सेट करेंगे वो है हमारा एडमिशन नंबर, जो प्राइमरी की कॉलम है, एंड दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी टेबल, ठीक है ना। इसे हम लोग प्राइमरी टेबल कॉल करते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी कॉलम होता है, यानी प्राइमरी की लगी होती है उसे प्राइमरी टेबल, जिसमें फॉरेन की लगी होती है उसे फॉरेन टेबल कॉल करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में एटलीस्ट 2 तो टेबल होती है, ठीक है। इतना हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। अब चलाते हैं, एक और नई टेबल बनाते हैं जो कि बुक्स के नाम से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो बुक के नाम से पहले से बनी हुई है, तो बुक 1 के नाम से बना लेते हैं बुक 1। अब बुक 1 के केस में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? बुक 1 के केस में आपके पास होनी चाहिए एक बुक आईडी, जो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था BID के नाम से, उसे भी हम लोगों ने इंटीजर ले लिया है, और इसको भी हम लोगों ने प्राइमरी की सेट किया है, क्योंकि हर एक टेबल में एटलीस्ट एक प्राइमरी की तो सेट करनी होती है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर बी नेम ले लेते हैं, और बी नेम में मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर मैंने सेट कर दिया है, बुक नेम 20 कैरेक्टर्स की। और अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट अब मैं लिखने वाला हूं, ये सेट करेगा फॉरेन की, ये सेट करेगा फॉरेन की और रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। क्या लिखेंगे इसके लिए? आप लिखोगे फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद आप यहां पर ब्रैकेट में एनक्लोज करोगे उस फील्ड का नाम जो आप यहां पर नया क्रिएट करना चाहते हो, और जिसके बेस पर आप यहां पर रखना चाहते हो, लिंक स्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहां पर बनाना चाहते हो इसको एडमिशन नंबर, एक यहाँ पे भी आप एक एडमिशन नंबर क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे उस एडमिशन नंबर को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिशन नंबर इंटीजर, ठीक है ना। एक ये भी मैंने क्रिएट करके रखा है, क्योंकि ये वो एडमिशन नंबर होगा जो कि फॉरेन की का काम करने वाला है, ठीक है। तो आप फॉरेन की किसे बनाना चाहते हो? आप फॉरेन की बनाना चाहते हो जिसके बेस पे आप लिंक स्टैब्लिश करोगे, वो है हमारा एडमिशन नंबर, ठीक है। तो एडमिशन नंबर लिखेंगे, और ये वो कॉलम है जिसके बेस पर आप फॉरेन की डिसाइड कर रहे हो और जिसके बेस पर आपका लिंक स्टैब्लिश होगा, क्योंकि इसी एडमिशन नंबर के नाम से आपने दूसरी टेबल में प्राइमरी की सेट की हुई है पहले से, ठीक है। इतना लिखने के बाद नाउ यू विल राइट रेफरेंसेस, ये आपको लिखना ही लिखना है, रेफरेंसेस, ठीक है। आप किसके संग इसका रेफरेंस सेट कर रहे हो, किसको आप लिंक करना चाहते हो? आप एक दूसरी टेबल को लिंक करना चाहते हो जिसका नाम है स्टूडेंट 1, और इसका कॉलम का नाम है एडमिशन नंबर, ठीक है। अब देखिए जरा इसका मीनिंग समझिए कि क्या है इसका मतलब। देखिए आपने यहाँ पर एक और एडमिशन नंबर के नाम से कॉलम बनाया है, एक तो फील्ड बनाया है जो कि यहाँ पे काम करेगा एक फॉरेन की का, और
आप यहाँ पे नीचे भी बता रही हो कि मैं फॉरेन की एडमिशन नंबर को बना रहा हूं और रेफरेंस कर रहा हूं एक दूसरे एडमिशन नंबर के साथ जो कि स्टूडेंट 1 का कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों कॉलम्स को लिंक करेंगे एंड दिस लास्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली वर्किंग फॉर लिंकिंग टू टेबल्स। दोनों टेबल्स को लिंक करने का काम यही लास्ट स्टेटमेंट है जो कर रहा है। तो फॉरेन की को यहाँ पर बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ऊपर पहले डिफाइन करेंगे, फिर नीचे उसको एज अ फॉरेन की बता देंगे कि हम इसको रेफरेंस कर रहे हैं, इसको हम रेफर कर रहे हैं किसके साथ, स्टूडेंट 1 टेबल के एडमिशन नंबर के साथ। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, यू कैन चेंज इट्स नेम। एडमिशन नंबर नहीं रखना चाहते हैं, कोई और नाम अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं जिसके बेस पर आप लिंकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर सेम रखकर काम कर लेते हैं अभी। इट्स योर चॉइस। तो अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी। ठीक है, या कुछ बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं कि क्या है। अनएक्सपेक्टेड रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस में थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, अब ठीक है, अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमांड यहाँ पे आपकी रन हो गई है, यानी कि अब आपकी यहाँ पर फॉरेन की जो है वो आपकी यहाँ पर सेट हो गई है। और दोनों कॉलम जो है उसमें कॉमन जो कॉलम है वो एडमिशन नंबर है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन कॉलम कंसीडर किया है। दोनों का डेटा टाइप भी सेम है और दोनों का नाम भी हमारे वाले केस में सेम है। और इट्स योर चॉइस कि यू कैन चेंज इट्स नेम, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो नाम, बट डेटा टाइप जो है वो आपका मैच होना चाहिए, वैल्यूज आपकी मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक किसी भी कंस्टेंट में अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, वरना यू कैन रेज योर थंब। सो वी हैव कवर्ड ऑल द कंस्ट्रेंट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले नॉट नल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि नॉट नल के केस में आप यहाँ पर वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते, और क्या कर सकते हो आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हो। यूनिक के केस में डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, यूनिक वैल्यूज रहेंगी बट आप उसे नल छोड़ सकते हो। प्राइमरी के केस में नॉट नल और यूनिक दोनों का काम आपको अवेलेबल हो जाता है, तो ना तो आप उससे नल छोड़ सकते हो प्राइमरी की कंस्टेंट को, प्राइमरी की कॉलम को, और ना ही आप उसमें डुप्लीकेसी कर सकते हो। चेक कंस्टेंट एक बेसिक एक स्पेसिफिक वैल्यू को एंटर होने से पहले चेक करता है वेदर जो चेक कंस्टेंट के अंदर आपने जो कंडीशन रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो आपके रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा, वरना वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो आपको एरर मैसेज शो कर देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक बनाया था कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की के केस में हम लोगों ने दो कॉलम्स यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किए थे जो कि दोनों मिलाकर आपको यूनिक वैल्यू देंगे, तो उसे हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की कॉल करते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की जो था वो आपका टेबल कंस्टेंट का एग्जाम्पल था। ठीक है, बाकी उससे पहले हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे वो सारे आपके कॉलम कॉन्स्टेंट थे। ठीक है, तो कंस्टेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे alter table command, और in the next session, definitely in the next session we will finish up this chapter। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चीजें काफी प्रैक्टिकल थी, टाइम भी लग गया। तो अभी जितना भी टाइम है उसमें आप अपने क्वेश्चंस यू कैन आस्क, जो भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस हर्षवर्धन। सर इज इट नेसेसरी कि अगर जब भी हम लोग कोई भी कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं तो हम नई टेबल बनाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी सेशन 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले आप लोगों को व्हाट स्टेप्स यू मस्ट हैव टू फॉलो व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। तो उसमें जो लास्ट टॉपिक था उसमें यही था कि सबसे पहले आपको अपने डिजाइन को प्रॉपरली डिफाइन कर देना चाहिए, रिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस, डिटरमाइन द टेबल यू नीड, डिटरमाइन द फील्ड्स यू नीड, फिर आप उसमें किसमें आप प्राइमरी की लगाना चाहते हो, फिर आप रिलेशनशिप किसमें सेट करना चाहते हो। ये सब काम करने के बाद भी आपको फाइनलाइज कर लेना चाहिए एक बार अपने डिजाइन को। उसके बाद फिर आप अपनी क्रिएट टेबल से आप अपनी पूरी की पूरी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपनी टेबल क्रिएट कर दी, उसके बाद भी फिर आपको लगा कि एक कंस्टेंट लगाना रह गया, हो जाता है
कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर ऑन हमें ये डिमांड के अकॉर्डिंग या डेटा एंट्री के अकॉर्डिंग ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे कंस्टेंट लगना चाहिए था, बट यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ टेबल एंड रिकॉर्ड एंट्रीज ऑलरेडी हैज बीन डन। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप दोबारा से टेबल डिफाइन करोगे तो दोबारा से सारी डेटा एंट्री होंगी, और हो सकता है आपने बल्क में डेटा एंटर कर चुके हो, थाउजेंड्स में डेटा आपके रिकॉर्ड सेंटर हो चुके हो। उस केस में फिर यू कैन गो विद ऑल्टर टेबल कमांड। आप उसके फिर उस केस में आप ऑल्टर टेबल कमांड आप रन कर सकते हो, जिसमें एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आप कंस्ट्रेंट को या आप अपनी टेबल डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो, कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड सेफ। तो रिकॉर्ड सारे सेफ रहेंगे, रिकॉर्ड सारे आपके वहीं पर सेव रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपका जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऑल्टर, तो इसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। तो ये जो ऑल्टर कमांड आप यूज कर रहे हो, ये डीडीएल कमांड होगी या फिर डीएमएल कमांड होगी, बताओ हर्षवर्धन। इट विल बी डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड? सर डीडीएल कमांड। डेफिनेटली डीडीएल कमांड, बिकॉज यू आर वर्किंग विद स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, क्रिएट टेबल कमांड, स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना, ऑल्टर कमांड, और स्ट्रक्चर को डिलीट करना, ड्रॉप कमांड। तो ये आपकी डीडीएल कमांड है। बट अगर आप एंटर्ड डेटा को अपडेट करते हो तो जो अपडेट कमांड आप रन करोगे उसे हम लोग फिर डीएमएल कमांड में कंसीडर करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड हो गई, डिलीट कमांड हो गई जो कि रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, अपडेट कमांड हो गई जो कि रिकॉर्ड की जो एंटर्ड वैल्यूज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कमांड्स हैं वो सारी आपकी डीएमएल कमांड्स हैं, विच आर रेफरेंस्ड विद रिकॉर्ड्स। ठीक है।